अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जर्नल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 18 से ऑनवर्ड 22 तक कंप्लीट कर देंगे। मिड टर्म आपका या तो 18 तक आएगा या 22 तक आएगा, क्योंकि हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है, तो हम लोग 22 तक कर देंगे। तो चलिए जी, अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 18 है जी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या है? क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो असेसमेंट बेसिकली जजमेंट को कहते हैं। समेटिव असेसमेंट जो होती है ना, वो ओवरऑल जजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे जो आप सम आप कर रहे होते हैं ना अपनी एक्टिविटीज़ का, जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं, वो समेटिव असेसमेंट में आ रहे होते हैं। बहुत सिंपल अगर मैं कर दूं तो मैं कहूँगी कि आप जब अचीव कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, उसके एंड पर जो आपके पास रिजल्ट आता है ना, वो इसके अंडर आता है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो फाइनल टर्म आपका एग्जामिनेशन हो रहा होता है ना, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। यानी कि आप किस तरह उसे अटेम्प्ट करते हैं, आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आपको समझ आया। टीचर जब चेक करती है वो देखती है कि आया आपको कितनी चीज़ें समझ आई पूरे साल के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो कहलाता है ना, इसे समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। दो तरह की होती हैं जी असेसमेंट हमारे पास, एक समेटिव होती है, दूसरी फॉर्मेटिव होती है। अब जब हम ऑन द अदर हैंड फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं ना, ये कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है। ये आपके लेसन से मतलब यूँ कह लें कि बिफोर लेसन और ड्यूरिंग लेसन, लेसन के दरमियान या लेसन के इख्तिताम पर जो आपके पास क्वेश्चनिंग टीचर कर रही होती है ना, वो आती है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। अब ये सिंपल क्वेश्चनिंग बेस्ड नहीं होती। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर आपको कोई एक्टिविटी दे रही है ना, वो आपको आपके अंदाज, आपके मटेरियल को यूज़ करने के तरीके, आपकी बातचीत, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, इन सारों को देख के असेस कर रही होती है आपको। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जी फॉर्मेटिव असेसमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। दो डिफरेंस हमारे पास क्या थे समेटिव में हमारे पास। अच्छा, अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, दोनों के अंदर गोल होता है। मतलब टीचर जो होती है वो गोल सेट कर देती है। अब जो प्रोसेस बच्चे जिस प्रोसेस पे चल कर ना एंड रिजल्ट तक आते हैं, एंड पॉइंट तक आते हैं ना, वहाँ पे आके डिफरेंस आ जाता है। अब जब एंड पॉइंट तक आए हैं ना, उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और जिन रस्तों पर चल रहे हैं, जिन प्रोसेस को अपना रहे हैं उस गोल तक पहुँचने के लिए, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर देख रही होती है ना उस प्रोसेस को भी, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम थी जी समेटिव असेसमेंट की। दैट इज़ के फॉर स्टूडेंट लर्निंग सच एज साइंस, कंटेंट, प्रोसेस, स्किल्स और एटीट्यूड। सबसे पहले हमारे पास गोल था, स्टूडेंट एक्टिविटी चल रही है जी, टीचर जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है एविडेंस को, फिर रिपोर्ट बना रही है। अब ये जो रिपोर्ट बन गई, इसके बाद जो चीज़ उसके पास आई ना इस रिपोर्ट के अंदर, उससे उसने कहा कि समेटिव असेसमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्रोसेस की, यानी कि यहाँ पे जब टीचर कलेक्ट कर रही है ना एविडेंस की, मतलब स्टूडेंट कैसे थिंक कर रहा है गोल के अकॉर्डिंग, तो ये जो थिंकिंग, ये कलेक्शन जो है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आती है। डूज और डोंट्स हैं तो इनमें हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो पेपर में आए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं वीडियोस में सिंपल पेपर रिलेटेड बात करती हूँ। हम लोग कहीं आगे पीछे नहीं घूमते। जो चीज़ समझाने की होती है उसे समझाती हूँ, और जिन चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ वो आपके इम्पॉर्टेंट नहीं होते, और वो आप लिख लें कि वो कभी भी आपके पेपर्स में नहीं आई। मैंने आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, जितने बच्चों ने मेरी वीडियोस देख की, आप अगर उनसे पता करें तो वो आंखें बंद करके करेंगे, बताएंगे कि वाकई मैंने जो बताया था वही पेपर में आता है। सो फोकस क्या करें। लेक्चर नंबर 18 के बाद ही हम लेक्चर नंबर 19 की तरफ आ गए। ये पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज? पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? ये बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है जी आपके मतलब डिसिप्लिन की।
या यूँ समझ लें कि an in-depth understanding of the content of the discipline they are teaching, that is ideas, concepts, skills, practices associated with that discipline. ये अगर हम पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि टीचर खुद कितना जानती है, वो बच्चों को मतलब कितने अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके आइडियाज़, उनके स्किल्स को इन्हांस कर सकती है, उनमें डिसिप्लिन ला सकती है। ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए, कि वो उसे बताओ कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है एक सब्जेक्ट, क्या चीज़ उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्या चीज़ उनके लिए आसान हो सकती है, क्या एग्जांपल्स देनी है, क्या प्रोसेस बताने हैं, क्या एक्टिविटीज़ बतानी है। तो ये सारा कुछ और होता है पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज के अंदर। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल वर्सेस गाइडेड इंक्वायरी अप्रोच। अगर हम ट्रेडिशनल इंक्वायरी कंटेंट की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल इंक्वायरी है ना, वो बिफोर एन एक्टिविटी अकर होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गाइडेड इंक्वायरी है ये एक्टिविटी को लीड करती है टू अ कंटेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था कि इन ट्रेडिशनल इंक्वायरी कंटेंट जो होता है वो एक्टिविटी से पहले आता है। अब गाइडेड इंक्वायरी जो है वो, इसमें जो एक्टिविटी होती है ना, वो हमें लीड करती है कि कंटेंट है क्या। अब जब ट्रेडिशनल इंक्वायरी की हम बात करते हैं, इसमें छोटे स्टूडेंट्स, जो लेटेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उनके इन्वॉल्वमेंट और रोल्स देखे जाते हैं। टीचर जब कोई चीज़ प्लान कर रही होती है, प्रोसेस देख रही होती है लर्निंग का, तो उसमें वो उन बच्चों की एजेस का ख्याल रखती है। ये ट्रेडिशनल इंक्वायरी है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं, या यूँ समझ लें कि जो आपके रिजल्ट्स में आ रहे होते हैं ग्रेड्स, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करती हैं तो टीचर देखती है कि कितने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है प्लानिंग और लर्निंग के अंदर, और कितने ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, ये गाइडेड इंक्वायरी में होता है। यानी ट्रेडिशनल के अंदर वो देखती है कितने कम बच्चे हैं जिन्हें मतलब पूरा इंक्वायरी की उसे पता चला कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें समझ आ रहा है, उनके लर्निंग प्रोसेस उनके लिए आसान हो गया है। ऑन द अदर हैंड जब हम गाइडेड इंक्वायरी की बात करते हैं तो इसमें पता चलता है टीचर को कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं प्लानिंग और लर्निंग के। यहाँ पे हमें बताया गया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ मैटर। ऑब्जेक्ट किस से बनते हैं? मैटर से, जो कि स्पेस, दैट टेक अप स्पेस, जगह लेते हैं, और उनका वजन होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, हाउ वी कैन एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज। तो आंसर इसमें आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स हैं जी। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं? वो मैटर से बनते हैं जो कि स्पेस लेते हैं और उनका एक वेट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड एयर आर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की तीन किस्में हैं जी, सॉलिड, लिक्विड, एयर, और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी हैं। देयर कैन बी इनविजिबल पीसेज ऑफ मैटर टू स्मॉल टू सी। अब देखें, जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हमें पता एयर को हम देख नहीं सकते। इसी तरह मैटर की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, यानी कि उसके बहुत छोटे पीसेस जिन्हें देखा नहीं जा सकता विद नेकेड आई। इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ काइंड्स के मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अपनी ही मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें मुहैया किया जा सकता है, जिन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है। तीन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स अब हम देखेंगे ना, वो हैं जी मैस, सेकंड है जी वेट, थर्ड है वॉल्यूम। मटेरियल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें मुहैया किया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होती हैं साइज ऑफ द सैंपल। अब यहाँ तक हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, उनकी टाइप्स क्या हैं। फिर हम लोगों ने आगे चल के देखा कि ऑब्जेक्ट्स को मुहैया किया जा सकता है। जब हमने मैटर अकॉर्डिंग बात की तो हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और एयर की, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ लेकर आए, मैस, वेट और वॉल्यूम। अब जो मटेरियल काइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हमने देखी ना, मतलब हम लोग जब इसके बारे में बात किया तो हमने बताया कि
मटेरियल जो है वो मेजर भी किया जा सकता है और एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके साइज पे डिपेंड करती हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट चेंजेस अकर व्हेन थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म। फिजिकल चेंजेस जब हम देखते हैं तो मटेरियल जो है वो चेंज हो जाते हैं जी, किस चीज़ से किस के अंदर, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फिर लिक्विड से गैस बन जाते हैं और वाइस वर्सा होता है। अगर हम उन्हें हीट करते हैं या कूल करते हैं ये चीज़ें बन जाती हैं जी, उसमें वो या तो हीट करेंगे ना सॉलिड से लिक्विड होगा, फर्दर हीट करेंगे वो गैस में शिफ्ट हो जाएगा। मैस जो है ना वो कंजर्व्ड है ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मैस क्या है? मैस कंजर्व्ड है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो एज अ केस स्टडी अगर हम देखते हैं ना तो मैस जो है वो कंजर्व था ड्यूरिंग रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मैस तो उसका कंजर्व रहा। रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन मेल्टिंग, फ्रीजिंग और डिजॉल्विंग। लेकिन केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो हम जब कंबाइन करते हैं दो या उससे ज़्यादा मटेरियल को तो हम इससे एक नया मटेरियल प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे हम मतलब यूँ समझ लें कि ये मुख्तलिफ होता है अपने इनिशियल मटेरियल से। दो मटेरियल जुड़े, एक नया मटेरियल बना। अब उस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वही सेम मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से आई और ये डिफरेंट हुए अपने इनिशियल मटेरियल से। हाउ डू वी नो व्हाट आर द स्केल वी यूज टू फाइंड आउट? ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है जी, व्हाट आर द स्केल वी यूज टू फाइंड आउट द चेंजेस इन मैटर। तो आप लोग लिखेंगे कैसे आप ऑब्जेक्ट्स का मैटर को चेंजेस देख सकते हो। कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन, रेजिंग क्वेश्चन, developing tentative explanation and hypothesis of observed phenomena। बस चार ही आपने लिखनी थी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। तो फर्दर आगे हम डायरेक्ट चले जाते हैं पेज 64 पर, क्योंकि इसके बाद कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था जिससे हम डिस्कस करते हैं। आपकी केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ जो होते हैं वो आपके नहीं आते पेपर्स में। लेक्चर नंबर 20, रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें हम बात करेंगे जी कॉमन मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होती है, या यूँ समझ लें कि इनिशिएटिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाय फोकसिंग ऑन कॉमन मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट। ये आपका जी एक टास्क मिला था, आपको एक क्वेश्चन मिला, इसका आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें हम लोग बात कर सकें, यानी कि इसमें बताया गया था कि चेंज करनी थी, चेंजेस चेक करनी थी डिफरेंट स्टेट की, सॉलिड से लिक्विड बनते हुए क्या चेंजेस आती हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक बटन भी प्रेस कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी रिसर्च कर रही हूँ और इन रिटर्न आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते। सिंपल आते हो, वीडियो देखते हो, आधे तो आप में से यानी 78% जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सब्सक्राइब करने की भी जहमत नहीं कर रहे होते। सो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द मटेरियल। तो ओरिजिन ऑफ मटेरियल की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मटेरियल शुरुआत में रॉ मटेरियल था, रॉ फॉर्म थी ना मटेरियल की। फिर उसके बाद प्रोसेसेस हुए, डिफरेंट प्रोसेसेस हुए जी रॉ मटेरियल के ऊपर, वो फिर रिफाइंड मटेरियल बन गया। हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं आप हिस्ट्री ऑफ किसी भी चीज़ के बारे में आप हिस्ट्री देख रहे हो तो आप देखते हो कि कौन सा आदमी है जिसने इसे इन्वेंट किया, किस तरह किया, फर्स्ट टाइम कैसे अपीयर्ड हुआ, इसकी ओरिजिनल डिज़ाइन क्या था, आया इसकी जो चॉइस ऑफ मटेरियल था वो डिफरेंट था जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कर रहे होते हो। ये था 20 लेक्चर नंबर 21, केस स्टडी ऑफ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल की केस स्टडी है जी हमारे पास। इसमें था कि बाईसाइकिल क्या है, कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम जब बात करते हैं रिसोर्सेज की जो कि यूज़ होती है ना इस रिसर्च के अंदर, दैट इज़ इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट और ऑब्जर्विंग चेंज ऑफ स्टेट बाय हीटिंग आइस वाटर। ये प्रॉपर्टीज़ थी जी मैटर की। इसमें हमने देखा था कि अगर हम गर्म पानी को ठंडे पानी को हम अगर हीट करते हैं तो क्या होगा।
ये देखें जी, ये आपकी डायग्राम है, इससे आपने काफ़ी डिटेल में देखना है बाइक की क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास हैंडल बार्स हैं, ये हैंडल्स हैं आपके पास बाइक के अंदर, हर एक बाइक में होते हैं। सेकंड क्या है, लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट ऑन द चेन। फिर थर्ड वन है जी हमारे पास पेडल्स हो गए। फोर्थ वन हमारे पास रियर व्हील स्प्रॉकेट्स हैं। फिफ्थ वन हमारे पास चेन है। सिक्स्थ वन हमारे पास ड्राइव स्प्रॉकेट्स हैं। सेवन्थ किधर है जी, ब्रेक ब्लॉक है। 8 टायर्स हैं, सैडल्स हैं, और ये इस तरह जी आपने डायग्राम को लेबलाइज भी करना है। तो ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए, कॉमन है ना, मतलब एक आम सी बात है, आपको टायर्स के बारे में पता है ना, तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी आप फ़ौरन से उसके बारे में लिख देंगे कि आपके पेपर्स में आई हुई है। लेसन नंबर 22, ये है जी आपका लास्ट लेक्चर मिड टर्म रिलेटेड। इसके बाद हम फाइनल टर्म की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग मिड टर्म में हैं तो मिड टर्म रिलेटेड ये हमारा लास्ट लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इशू कर रही होती है ना तो मुझसे पूछ लिया करें। डेवलपिंग अ टूल किट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर हम हमेशा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। एक और यहाँ बात बताई गई कि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं एक्सपेंड करते हैं जब वो हीट किए जाते हैं। जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है ना लिक्विड के अंदर इन ग्लास थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर और डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब जब हम देखते हैं कि कैसे थर्मोमीटर का वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है ना ग्लास थर्मोमीटर के अंदर, उसे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर हॉटनेस। इसके बाद टेस्ट था कि गर्म पानी में रखें आप थर्मोमीटर और बच्चों को बताएं कि किस तरह वो रेज अप हो रहा है, इस तरह बच्चे पता चल जाता है कि वो कैसे रेज हो रहा है। अब एक आप आउटलाइन बनाते हैं चेंजेस इन मीटर के सॉरी चेंजेस इन मैटर के अंदर हम देखते हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। ये तीन चीज़ें हम पहले मेन देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, व्हाट हैपन टू मास। जब हम देखते हैं मास के साथ क्या हुआ, हम मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और टाइम इंटरवल देख लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। थर्मोमीटर जो है वो उसके अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो है वो टेम्परेचर से एक्सपेंड करता है, तभी तो वो रेज होता है और हमें पता चलता है कि कितना आया बुखार चल रहा है। सिल्वर लिक्विड होता है जी थर्मोमीटर के अंदर, जो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है ना उसे मरकरी कहते हैं, मरकरी जहर होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहा करें, ये आपको ख़त्म कर देगा, यानी कि मार देता है। आप अगर थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है ना, आप अगर एक्सपेरिमेंट करें, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको सिंपल बता रही हूँ मरकरी की पावर क्या है। स्पून लें, टेबल स्पून लें, टी स्पून, जो भी आपको चाहिए स्पून लें, उस पर आप अगर मरकरी डालेंगे इनटू 3 और 4 सेकेंड वो स्पून के अंदर सुराख कर देगा, मतलब उसे मेल्ट कर देता है, इतना ख़तरनाक होता है मरकरी। अब जो टेम्परेचर है जो वो मेजर हो रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, और इसे ऐसे लिखा जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को देखें डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम लिखते हैं C डिग्री सेंटीग्रेड और F डिग्री सेंटीग्रेड। अब बता रहे हैं जी टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 32 फ़ारेनहाइट होता है। फिर हम देखते हैं 20, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल चेंज इनटू स्टीम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सॉरी सेंटीग्रेड में बार बार कह जाती हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो अब इसका मतलब होता है कि आपके पास 212 फ़ारेनहाइट है। दोबारा से हम देख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 100 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाता है ना तो इसका मतलब है कि वाटर हद से ज़्यादा बॉयल हो गया, वो वेपर बन रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हर थर्मोमीटर के अंदर डिफरेंट स्केल्स होते हैं।
तो ये था जी लेसन नंबर 22। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।